नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क और हम लोगों ने अभी तक 2 यूनिट हमने देखी है। हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी और हमारी सेकंड यूनिट जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड थी। आज मैं 2 यूनिट पढ़ा चुका हूँ, मेरी 2 यूनिट कंप्लीट्स हो गई हैं और ये मेरा 22वां लेक्चर है। 22 लेक्चर्स हैं इस कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में। मैं थर्ड यूनिट जो है हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर बेस्ड है और नेटवर्क लेयर वो लेयर है जो कि हमने देखा है कि नेटवर्क लेयर में 2 चीज़ें मोस्टली जो दो मेन टेक्निक है जो वो वर्क करती हैं। एक आपका स्विचिंग और एक आपका राउटिंग यानी कि रूट प्रोवाइड करना, और स्विचिंग मतलब कि पैकेट में कन्वर्ट करके उस रूट पे सेंड करना, जिसमें आईपीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। लेकिन मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को फिर से एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा अगर शॉर्ट में यूनिट को समझना हो तो आप इस रिवीजन को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन था और तो जिसमें नेटवर्किंग का मतलब हमें नेटवर्किंग का मतलब समझाया गया कि नेटवर्किंग क्या होती है। एक सेकेंड, नेटवर्किंग का मतलब समझाया गया कि नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग 2 और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग डाटा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशंस। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि अ मीडियम थ्रूज विच अ मैसेज और इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू इट्स इंटरनेट इंटेंडेड सच एज वायर और वायरलेस। यानी कि कम्युनिकेशन चैनल वो होता है जिसके थ्रू हम 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम इंटरनेट कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। वो वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होता है। गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो जैसा कि गोल क्या है कि हमने क्यों कंप्यूटर नेटवर्क को इन्वेंट किया, तो रिसोर्स को शेयर करने के लिए, रिलायबिलिटी को लिए, टाइम कंज्यूमिंग के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए। ठीक है, इसी कड़ी में दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो हमने देखा कि कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं। तो हमने देखा नेटवर्क केबल है, राउटर है, स्विचेस है, मॉडेम है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइसेस के रूप में देखी हैं। ठीक है ना, ये हमारा दोस्तों नेटवर्क स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट से राउटर कनेक्ट है, राउटर से हब, स्विचेस, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। वायरलेस मॉडेम कनेक्टेड है, मोबाइल, लैपटॉप और अलग अलग कंप्यूटर जो हैं वो उससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम कनेक्शन की बात करें दोस्तों तो हमारे 2 टाइप के कनेक्शन हमने देखे थे। एक आपके पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट में क्या है कि 2 कंप्यूटर जो है एक सिस्टम के साथ 2 कंप्यूटर जो हैं वो एक पर्टिकुलर वायर के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। 2 नोड एक वायर के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरा आपका है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि एक पॉइंट से कई सारे नोड कनेक्टेड हो, इसको हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें टोपोलॉजीज़ की तो टोपोलॉजीज़ जैसा कि लिखा हुआ है कि द टर्म फिजिकल टोपोलॉजीज़ refer to the way in which a network is laid out physically
two or more devices connect to a link. The topology of network is the geometric representation of the relationship of all the link and linking devices to one another. There are 6 type of topologies. तो ये हमारे 6 टाइप की टोपोलॉजीज़ हैं, ठीक है ना। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये हमारी 6 टाइप की टोपोलॉजीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं। एक हमारी है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी की बात करें कि 2 एंड है, 2 एंड पे एक सिंगल वायर के थ्रू जो कंप्यूटर को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सिंगल वायर के थ्रू जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। वहीं स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो हमने वायर को रिंग के फॉर्म में कर दिया है और उस रिंग के फॉर्म में सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में कि मेन जो लाइन है वो अगर हमारी फेल होती है तो हमारे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन भी जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की, ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक सेकेंड, इसमें हम एक सेंट्रलाइज हब का यूज़ करते हैं और सारे कंप्यूटर इस हब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसका अच्छा क्या है कि अगर कोई एक नोड अगर आपका ख़राब भी होता है तो बाकी सारे नोड के बीच में कम्युनिकेशन बना रहेगा, वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये हब ही ख़राब हो जाए तो उस केस में सारे नोड का कम्युनिकेशन आपस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आपका स्टार टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी बेस्ट है, जिसका यूज़ किया जाता है। बात करें दोस्तों अगर हम मेश टोपोलॉजी की, तो मेश टोपोलॉजी में जैसा कि देख रहे हैं कि ये सारे के सारे नोड सारे नोडों के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी वायर ख़राब हो जाएगा या कोई नोड ख़राब हो जाए तो बाकी सारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बना रहता है, ठीक है ना। बाकी सारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन आपका बना रहता है और सारे के सारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता है। और इसके जो ड्रॉबैक की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और कॉस्टली होता है ये, ठीक है। वहीं दोस्तों आपकी ट्री टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो जी देख सकते हैं, एक आपका रूट नोड है, फिर उसके लीफ नोड है, फिर उसके लिए चाइल्ड नोड है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है कि 2 अलग अलग ब्रांचेस को एक साथ सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए हम ट्री टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। ये बस और स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन है। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज़ पॉसिबल एंड ईजी। जितना हम और नोड नीचे बढ़ाना चाहते हैं उतना हम बढ़ा सकते हैं। ईजिली मैनेज एंड मेंटेन, आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन हैवी केबल का यूज़ होता है, कॉस्टली है, ये इसके सारे डिसएडवांटेज है, ठीक है। और अगर दोस्तों हाइब्रिड की बात करें तो जैसा कि हमें दिख रहा है, हाइब्रिड में क्या है कि ये सारी टोपोलॉजीज़ का मिक्सचर होता है, यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर बस भी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, स्टार भी यूज़ हो रही है, रिंग भी यूज़ हो रही है। अकॉर्डिंग टू नीड हम सारी टोपोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी टोपोलॉजीज़ हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद से अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ नेटवर्क। एक आपका लैन है, एक आपका मैन है और एक आपका वैन है, ठीक है ना। तो लैन मैन वैन की बात करें तो ये लैन मैन वैन जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं और इनके बीच में सब में नेटवर्किंग डिवाइसेस और केबल का यूज़ करके कनेक्शन किया जाता है। लेकिन जो इनके बीच में मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है दूरी का, ठीक है ना, कि लिमिट का कि कितनी दूरी तक किसको इंस्टॉल किया जाता है। तो जैसे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस में इसका यूज़ किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच की दूरी में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना।
वहीं वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसकी मैक्सिमम 50 किलोमीटर होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर एक चीज़ और देखें हम, तो ये हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क के दो और एग्जांपल हैं। एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, एक आपका होम एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज आपकी 10 मीटर है और होम एरिया नेटवर्क की आपकी रेंज 100 मीटर है, ठीक है ना। तो ये भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क के ही एक एग्जांपल हैं, इसलिए इनको बता दिया गया आपको। ये आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर है। अगर आप नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो देख रहे हैं सिंपल कैसे आपका इंटरनेट है, राउटर्स हैं, राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, फिर स्विचेस हैं, हब हैं, मतलब कि किस तरीके से नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है। दोस्तों अब हम बात करें OSI मॉडल की, जो कि एक बेस्ट मॉडल है। और ये जो पूरा जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जो है, यानी डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड हो रहा है, ये टोटल OSI लेयर के ऊपर भी बेस्ड है, जिसमें आपकी फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है ना। इसके अलावा बगल में TCP/IP मॉडल लिखा हुआ है, जो कि देखिए एप्लीकेशन OSI के एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिला के एक लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें भी होता है, नेटवर्क लेयर को यहाँ इंटरनेट लेयर कहते हैं और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को यहाँ पे लिंक लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिजिकल लेयर में क्या होता है कि सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में प्रॉपर इंटरकनेक्टेड हैं कि नहीं है, ये चेक किया जाता है। डाटा लिंक लेयर का काम क्या है कि फ्रेम को बिट स्ट्रीम को फ्रेम में कन्वर्ट करना, ठीक है, और डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करना। नेटवर्क लेयर का काम है कि रूट को प्रोवाइड करना, नेटवर्क के रूट को प्रोवाइड करना, और नेटवर्क के रूट को प्रोवाइड करना मतलब पैकेट किस रास्ते से होके जाएगा और फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करके उसको उस पर स्विच करना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, इन टू इन डिलीवरी को चेक करना कि पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारी चीज़ें। सेशन लेयर का काम क्या है कि वो ये चेक करता है कि सेशन लेयर का काम क्या है कि वो पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है, उतने टाइम पीरियड में अगर पैकेट पहुंच गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो लिंक को क्लोज कर देता है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का है, या फिर सिंपल वे में कह लें तो पैकेट को वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सके और यूज़र उसको देख सके। तो दोस्तों ये हमारा OSI लेयर है और इसी OSI लेयर के ऊपर सारी हमारी यूनिट्स जो हैं वो सारा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो मैनेज होता है, या एक तरीके से कहें कि वर्क करता है। इसके बाद से दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क सर्विसेज की बात करें तो ये सारी सर्विसेज हैं आपकी ईमेल, फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन गेम, फाइल सर्वर, वीडियो टेलीफोन, वर्ल्ड ETC, ठीक है। तो ये सारी सर्विसें हैं जो कि हमें इंटरनेट के या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मोड की, तो यहाँ 3 तरीके का ट्रांसमीटर मोड है, एक सिंपल मोड है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड है, एक फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक है ना। तो सिंपल मोड की अगर हम बात करें, सिंपल मोड की बात करें तो सिंपल मोड में क्या होता है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, और रिसीवर भी सेंड कर सकता है और सेंडर रिसीव कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही होगा, यानी कि एक टाइम पे सेंडर सेंड करेगा तो दूसरा वाला रिसीव करेगा, और दूसरा वाला जब सेंड करेगा तो पहला वाला रिसीव करेगा। उसी तरीके से फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटली कोई दोनों में से कोई भी सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो ये आपका ट्रांसमिशन मोड है, जो कि इस 3 तरीके के होते हैं और इस तरीके से इनका काम, ये इस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए फिगर में दिखा हुआ है कि सिंप्लेक्स में अगर हम बात करें तो किस तरीके से केवल एक सेंड कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो कैसे दोनों सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक ही करेगा। और फुल डुप्लेक्स की बात करें तो दोनों साइमल्टेनियसली सेंड और रिसीव दोनों काम कर सकते हैं। कास्ट की अगर हम बात करें तो कास्ट का मतलब होता है कि प्रसारण करना, या फिर एक नोड से बहुत सारे नोड को
सिग्नल भेजना। तो यूनिकास्ट का मतलब होता है कि एक सेंडर होगा, एक ही रिसीवर होगा। मल्टी क्लास का मतलब होगा एक सेंडर होगा, एक से ज़्यादा रिसीवर होंगे। और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होगा, एक सेंडर होगा और नंबर ऑफ रिसीवर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि टेलीविज़न में होता है कि सपोज़ कीजिए GTV पे जो भी सिग्नल आ रहा है वो जो GTV के साथ कनेक्ट होगा सब लोग उस पर्टिकुलर सिग्नल को देख सकते हैं या उस पर्टिकुलर कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। दोस्तों हमने इसके बाद देखा था प्रोपागेशन डिले, ट्रांसमिशन डिले और नोड डिले या प्रोसेस डिले, क्यूइंग डिले। तो मैंने आपको मैं फिगर के थ्रू समझा देता हूँ यहाँ पे कि देखिए ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर से जब पैकेट लिंक पे आता है तो उसको ट्रांसमिशन, जितने टाइम में लिंक में आता है उसको ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। लिंक पे आने के बाद रिसीवर एंड तक जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम प्रोपागेशन डिले कहते हैं। और उसके बाद से रिसीवर पे पहुंचने के बाद क्यू में जितना टाइम लगता है उसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं। और क्यू से मशीन के अंदर जाने में जो टाइम लगता है उसको हम प्रोसेस डिले कहते हैं। ट्रांसमिशन डिले का फार्मूला होता है आपका लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। वहीं अगर प्रोपागेशन डिले की बात करें तो वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। क्यूइंग डिले और प्रोसेस डिले चूँकि मशीन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर, इसलिए हम उसको मोस्टली जीरो मानते हैं। इसलिए जब भी हम टोटल डिले को कैलकुलेट करते हैं तो हम केवल TT और TP को ही रखते हैं, बाकी दोनों ज़ीरो रख लेते हैं, ठीक है। बैकबोन डिज़ाइन का मतलब क्या है कि किस तरीके से वही सेम चीज़ की कैसे हम नेटवर्किंग के नेटवर्किंग को अरेंज करते हैं। तो जैसे हम टोपोलॉजी करते थे उसी तरीके से हमारा सीरियल बैकबोन है, डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन है, हाइब्रिड बैकबोन है, कोलैप्स्ड बैकबोन है, तो पैरेलल बैकबोन है, ठीक है ना। तो ये जस्ट लाइक उसी की तरह है, जैसे टोपोलॉजी की तरह इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे कैसे हम राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और कैसे राउटर से अलग अलग स्विचेस को कनेक्ट करेंगे और उनसे सिस्टम को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक्सेस नेटवर्क की बात करें तो कई सारे हैं, जैसे कि ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, ठीक है ना। ये सारे ईथरनेट का यूज़ कहाँ होता है कि आपका वो पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि अगर ये वायर्ड मीडियम के थ्रू अगर आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस एक्सेस नेटवर्क का यूज़ करेंगे या ईथरनेट या इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। और वायरलेस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम वायर्ड मीडियम नहीं होता, वायरलेस मीडियम होता है, वहाँ पे हम वायरलेस लैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो जैसा कि हमें पता है गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है आपका वायर्ड मीडियम और अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है आपका अनवायर्ड मीडियम, वायरलेस मीडियम। तो गाइडेड मीडियम का मतलब क्या है कि इट इज़ आल्सो रिफर टू अ वायर्ड बाउंड्री। तो इसमें देखिए ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल होती है। और गाइडेड मीडिया में रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें तो मेनली इनका मेन डिफरेंस जो है वो केबल की बनावट में और उसकी स्पीड पे होता है। उसी तरीके से अगर हम वायरलेस की भी बात करें तो वायरलेस में भी क्या है कि मोस्टली उनके रेंज पे ही और उनकी स्पीड में ही डिफरेंस होता है। जैसे कि रेडियो वेव की बात करें तो ये 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 हर्ट्ज़ तक होता है। माइक्रोवेव की बात करें तो ये 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। और अगर इंफ्रारेड की बात करें तो ये 300 हर्ट्ज़ से 400 हर्ट्ज़ होता है, ठीक है। तो देखिए केवल और केवल स्पीड का फ़र्क है और किसी चीज़ का इसमें डिफरेंस नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें स्विचिंग मेथड की तो हमारे 3 तरीके के स्विचिंग मेथड होते हैं। एक आपका सर्किट स्विचिंग, एक आपका पैकेट स्विचिंग, एक आपका मैसेज स्विचिंग, ठीक है ना। तो अगर इस तीनों मेथड में देखें तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि पहले सेंडर से रिसीवर तक एक सर्किट बनाया जाता है, देन उसके बाद से उसमें डाटा को सेंड किया जाता है। पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि पहले सेंडर जो डाटा होता है वो कई सारे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पैकेट के ऊपर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस और सीक्वेंस नंबर होता है। पैकेट फ्री होते हैं कि वो किसी भी वे से रिसीवर तक जा सकें
और रिसीवर पे पहुंचने के बाद जो है, ठीक है ना, वो सीक्वेंस नंबर के थ्रू फिर से अरेंज हो जाते हैं। और वहीं अगर मैसेज स्विचिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पहले पूरे के पूरे डाटा को एक डाटा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर वो पूरा का पूरा डाटा यूनिट जो भी पाथ डिसाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने हुई थी। इसके बाद से एक ISDN होता है जो कि जिसका यूज़ हम टेलीफोन नेटवर्क में मल्टीमीडिया डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। नोट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। टर्मिनल हैंडलिंग की बात करें तो टर्मिनल का मतलब होता है वो जंक्शन जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, तो उसको किस तरीके से वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपकी टर्मिनल हैंडलिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी पहली यूनिट थी जिसके बारे में मैंने ऊपर से नीचे तक बताया। अगर कोई डाउट हो तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको रिवीज़न करना है तो आप इस पर्टिकुलर यूनिट को देखने के बाद आप आसानी से रिवीज़न कर सक मतलब कि अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ ली है और अगर केवल आपको तेज़ी से देखना है तो आप मेरे इस लेक्चर को देख लेंगे तो आप पहली यूनिट आपका रिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से दोस्तों चूँकि इसमें मुझे सेकेंड यूनिट का भी रिवीजन करना है, ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की तो सेकेंड यूनिट बच्चों आपकी डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है ना, कि डाटा लिंक लेयर क्या होता है। तो सेकेंड यूनिट जो है वो आपकी डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड थी। और डाटा लिंक लेयर में मोस्टली हमने देखा था यहाँ पे वायरलेस मीडियम के लिए हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना, कि वायरलेस मीडियम में चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो देखिए हमने दिखाया था कि किस तरीके से मैक जो है उसमें LLC और मैक डाटा लिंक लेयर में 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। चैनल अलोकेशन की बात करें तो किस तरीके से BTS को हम एक जो एरिया होता है उसको किस तरीके से जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड करते हैं और उसमें एक BTS को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से वायरलेस लैन की बात करें तो इन वायरलेस में वी कैन डिफाइन चैनल अलोकेशन डिवाइज़न। जैसे कि अगर एक सिंगल चैनल को नंबर ऑफ़ चैनल में डिवाइड करना है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि टाइम डिवीज़न, कोड डिवीज़न और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि जब एक बार सिंगल चैनल को मल्टीपल चैनल में हम डिवाइड कर लेते हैं तो कई सारी चैनल एलोकेशन स्कीम्स हैं जिनका यूज़ करके हम चैनल को एलोकेट करते हैं, जिसमें एक आपकी फिक्स्ड चैनल एलोकेशन है, डायनेमिक चैनल एलोकेशन है और हाइब्रिड चैनल एलोकेशन है, ठीक है दोस्तों। हमने कई सारे लैन प्रोटोकॉल्स देखे थे जैसे कि ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, और इनके बीच में जो मेन डिफरेंस क्या है वो क्या है, उनकी स्पीड का, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि देखिए फास्ट ईथरनेट की स्पीड 10 Mbps होती है, फास्ट ईथरनेट की स्पीड 100 Mbps होती है, गीगाबिट की स्पीड 1000 Mbps होती है और 10 गीगाबिट का क्या होता है 10,000 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है ना। वहीं वाईफाई की अगर हम बात करें तो इसमें हम CSM का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट और FDDI का कॉन्सेप्ट है। FDDI के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये भी FDDI रिंग है जिसमें हम ये वाला पार्ट जो है हम फाइबर से बनाते हैं और इससे अलग अलग लैन ऑफिसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि डाटा अगर काफ़ी दूरी पे है, मतलब स्टेशंस एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं तो भी उनका जो है कम्युनिकेशन फास्टली हो सके। जैसे देखिए 200 किलोमीटर की डिस्टेंस 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ये मैनेज करता है और 1000 स्टेशंस को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये FDDI का फॉर्मेट था, किस तरीके से FDDI के फ्रेम को रखा जाता है इसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइड किए ही हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। टोकन रिंग की बात करें दोस्तों तो ये भी कुछ टाइप हैं जैसे कि फिजिकल रिंग, ड्यूअल बस रिंग, स्टार रिंग। तो जैसे कि हमारी रिंग टोपोलॉजी का जैसे हमारी टोपोलॉजीज़ काम करती थी ये भी वैसे ही काम करते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट टोकन का बढ़ जाता है क्योंकि जैसे सपोज कीजिए कि टोकन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक टाइम में लिंक में अगर सारे के सारे नोड डाटा को सेंड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो टोकन के कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि
टोकन उस पूरे लाइन में घूमता रहता है और जिस भी स्टेशन को या नोड को डाटा को सेंड करना होता है वो पहले टोकन को होल्ड करता है और टोकन को होल्ड करने के बाद फिर वो जो होल्ड करता है वही डाटा को सेंड कर सकता है, ठीक है ना। और जब तक एक बंदा टोकन को होल्ड किया हुआ है तब तक बाकी सारे लोग टोकन को वेट करेंगे अपनी बारी का, और जब उनकी बारी आ जाएगी तब वो जो है टोकन तब वो एक सेकेंड, तो टोकन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जिस बंदे के पास, जिस नोड के पास टोकन होता है वो टोकन के थ्रू डाटा को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और बाकी सब वेट करते हैं। और जब पहला बंदा टोकन को फ्री कर देता है तो अगला जो है वो टोकन को होल्ड करके फिर वो डाटा को सेंड कर लेता है। इससे कोलिजन के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेक्निक में एक तो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल था जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा हमारा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल था जिसमें हम CSM और अलोहा के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना। तो CSM में दो हैं, एक आपका CSM CD और एक आपका CSM CA। तो CSM का फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी कि डाटा को सेंड करने से पहले हम कैरियर को एक्सेस कर ले और वो कर लें। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में जो अगर आप बात करें अगर वायर्ड मीडियम है तो वहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन का यूज़ होता है, और अगर वायरलेस मीडियम है तो हम कोलिजन अवॉइडेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम 4-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि CSM जो है वो एक टाइम में जब एक बंदा सेंड करता है दूसरा रिसीव करता है उस केस में काम करता है, लेकिन जब एक टाइम में मल्टीपल सेंडर होते हैं तो उस केस में हम अलोहा प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अलोहा प्रोटोकॉल भी दो टाइप के होते हैं, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा का यूज़ हम प्योर अलोहा से स्लॉटेड अलोहा की एफिशिएंसी जस्ट डबल होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड दोनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने एलिमेंट्री डाटा लिंक प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, जो कि दो तरीके के हैं। एक आपका नॉइज़ लेस चैनल के लिए और एक आपका नॉइज़ी चैनल के लिए। नॉइज़ लेस चैनल में सिंप्लेक्स और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, और नॉइज़ी चैनल के लिए स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक NARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ का हम यूज़ करते हैं। स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता है, देखिए सिंप्लेक्स में सिंपल तरीके से डाटा को सेंड किया जाता है और एक रिसीव किया जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। स्टॉप एंड वेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हम डाटा जैसे कि इसमें इसमें फ़्लो को कंट्रोल करने की टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉइज़ी चैनल के लिए देखें तो स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक NARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ये 3 तरीके के प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। इसमें ARQ का मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, यानी कि जैसे ही डाटा को आने में या फिर जैसे मान लीजिए कि एक्नॉलेजमेंट अगर कुछ टाइम तक नहीं मिलता है तो उसमें डाटा को क्या करते हैं कि वो दोबारा से रीसेंड करते हैं, टाइम आउट हो जाने के बाद दोबारा से रीसेंड करते हैं, ठीक है ना। तो यानी ऑटोमेटिक होता है। अब तरीका थोड़ा अलग है। स्टॉप एंड वेट में अगर डाटा का टाइम आउट हो गया तो दोबारा से सारे डाटा को भेज देंगे। गो बैक एन में क्या होता है कि जहाँ से डाटा लॉस हुआ है वहाँ से उसको और उसके आगे के जितने डाटा है उनको दोबारा से रीसेंड करेंगे। और सेलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या होता है कि जो डाटा लॉस होता है उसी को बस दोबारा से सेंड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर हमने दोस्तों एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन टेक्निक के बारे में देखा, जिसमें हमें पता है कि एरर कंट्रोल या एरर हैंडलिंग। तो एरर कंट्रोल और एरर हैंडलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एरर कंट्रोल या एरर हैंडलिंग दो टेक्निक का यूज़ करके मैनेज की जाती हैं। एक आपका होता है कि एरर डिटेक्शन और दूसरा आपका होता है एरर करेक्शन। तो अगर एरर डिटेक्शन की बात करें तो एरर डिटेक्शन में काम क्या होता है कि जो सेंडर से रिसीवर तक डाटा आया है उस डाटा में एरर है या नहीं है उसको चेक करना एरर डिटेक्शन का काम है। और इससे मतलब नहीं होता कि कितने बिट का एरर है, सिंगल बिट एरर है, मल्टीपल बिट एरर है या ब्रस्ट एरर है, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। बस उसका इससे मतलब होता है कि कितने जो पर्टिकुलर डाटा रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ है उसमें एरर है कि नहीं है।
3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। एक आपका पैरिटी चेक, एक आपका चेकसम और एक आपका CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिनको हम फॉलो करके एरर को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी हमारी टेक्निक है एरर करेक्शन की, उसमें उसका क्या होता है कि जब एक बार हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया तो एरर करेक्शन का यूज़ करके हम पर्टिकुलर फ्रेम में एरर की लोकेशन को फाइंड करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। एरर करेक्शन टेक्निक की बात करें तो ये भी 2 तरीके की होती हैं, एक आपकी बैकवर्ड होती है और एक आपकी फॉरवर्ड होती है। बैकवर्ड एरर करेक्शन को हम रीट्रांसमिशन भी कहते हैं, जिसमें अगर सिंपल क्या होता है कि अगर एरर को डिटेक्ट कर लिया गया होता है तो सेंडर से रिक्वेस्ट की जाती है कि दोबारा से डाटा को वो रीसेंड करें। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फॉरवर्ड की, तो इसमें क्या होता है, बैकवर्ड वहीं पे लागू हो सकता है जहाँ पे रीट्रांसमिशन कॉस्टली नहीं होता। लेकिन अगर वहीं फॉरवर्ड एरर करेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि इसमें रीट्रांसमिशन चूँकि कॉस्टली होता है, इसलिए हम एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके खुद से एरर को रिसीवर जो है वो फाइंड आउट करके रिजॉल्व करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एरर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस केस में उसको भी दोबारा से डाटा को रीसेंड करवाना पड़ता है। बहरहाल हैमिंग कोड और कुछ और सारे कोड्स थे, जैसे कि अगर हम बात करें आपको ये दिख रहा होगा, ये है, एक सेकेंड, हैमिंग कोड, बाइनरी कन्वेंशनल कोड, रीड्स स्लोमैन कोड, लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड, ये कुछ कोड है जो कि चेक किए जाते हैं कि किस तरीके एरर को करेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। और हमारे सिलेबस में लेकिन हैमिंग कोड है, और हैमिंग कोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 7 बिट हैमिंग कोड होता है, जिसमें पैरिटी बिट को बीच में ऐड कर देते हैं। P1 को इस 1357 ब्लॉक से निकालते हैं, P2 को 2367 ब्लॉक से निकालते हैं और P4 को 7567 ब्लॉक का यूज़ करके हम निकालते हैं। और अकॉर्डिंग टू नीड 0 और 1 को हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम पैरिटी निकाल सकते हैं और उसके एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रिवीजन था पहली यूनिट का और दूसरी यूनिट का। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपके अगले मैसेज में अगले लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पैरिटी चेक में किस तरीके से हमने P1, P2, P3 की वैल्यू को निकाला है और उसके बाद से हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, और जो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू मिली है यानी कि वही 5th लोकेशन पे जो है वो एरर है। यानी कि देखिए यहाँ पे एरर है, तो 5वें को यहाँ 1 है तो हमने इसको 0 कर दिया और हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम 3rd यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।